हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो इकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अब तक जो बताया है वो सब आपको समझ आया है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। तो हाँ जो सर। बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर बताइए ऐसे ही। अभी आपने जितना पढ़ा है इसके हिसाब से, सपोज सुनिए एक बात को। एक पॉल्यूटेंट है और उसे आप पिरामिड की फॉर्म में अगर पॉल्यूटेंट को अगर आप फूड चेन में उसके फ्लो को इन्वर्टेड पिरामिड की शेप में आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे आप? मैं ऑप्शन दूं या आप वैसे बताएंगे? आप लोग जितना उसमें से पढ़ा है अभी, आप लोगों को समझ आया जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था? नहीं सर। देखिए, पिरामिड जो आपको बताया था मैंने, उसमें पिरामिड में क्या होता है, बेस में हमेशा प्रोड्यूसर होता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर होता है। इस तरीके से चलता है पिरामिड जो है। मान लीजिए बेस पे प्रोड्यूसर है, फिर पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड शेप में है। इन्वर्टेड शेप का मतलब है आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नंबर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग सिस्टम में, तो ऊपर की साइड पे नंबर बढ़ेंगे। बायोमास में अगर करेंगे तो ऊपर की साइड पे लेवल पे बायोमास बढ़ जाएगा। ठीक है ना? आप पोल्यूटेंट को कंसिडर कीजिए। आप पोल्यूटेंट को फ्लो करा रहे हैं पूरी फूड चेन में, यानी पोल्यूटेंट एंटर अगर कर रहा है, प्रोड्यूसर में एंटर करता है, किसी प्लांट में एंटर कर जाता है, और उसको फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से अगले लेवल पर वो पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है। मींस वो जो है, आप पोल्यूटेंट को अगर जिस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फूड चेन में, इन्वर्टेड शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पर पोल्यूटेंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए, बायोमैग्निफिकेशन, बी, बायो एक्यूमुलेशन, सी, नन ऑफ द अबोव, या डी, बोथ ऑफ द ऑप्शन ए एंड बी। सर शायद बायो एक्यूमुलेशन होगा। बायो एक्यूमुलेशन। अच्छा, और बाकी क्या सोचते हो, मतलब इसका क्या आंसर होगा? सी, बोथ। वो तो अब्जॉर्ब। और बाकी लोग? सर एक बार ऑप्शंस रिपीट करिए ना। मैं आपको बता दूं क्या चीज है। आप इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोल्यूटेंट के फ्लो को, रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में। और ऑप्शन है इसके बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बोथ ऑफ द अबोव, ठीक है, या नन ऑफ द अबोव। मैंने क्वेश्चन ये बोला कि फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना लाइन ये कि इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट अक्रॉस द फूड चेन। चलो टाइम ओवर करते हैं, मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखो, मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, एक तो बायो एक्यूमुलेशन, या आप कोई बताना चाह रहे हो, कोई ऑप्शन बताना चाह रहे हो तो अभी? सर आप बताइए आंसर। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था फूड चेन में जो एंट्री करता है उसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो मतलब जैविक, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। किसी चीज में जब एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। मीन्स अगर कोई भी कंज्यूमर में पॉल्यूटेंट एंटर किया या प्रोड्यूसर में एंटर किया पॉल्यूटेंट, अब ये पॉल्यूटेंट फ्लो करता है जब फूड चेन में, ठीक है, तब उस टाइम पर क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब उसकी जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, फ्लो को, जिसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और जब मैंने आपको बोला था कि पिरामिड के रूप में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बेस पर क्या होता है, प्रोड्यूसर, फिर वो इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में है। इसका मतलब नेक्स्ट लेवल पर उसकी विड्थ बढ़ रही है, उसके नेक्स्ट लेवल पर विड्थ और बढ़ रही है, जैसे आप मतलब हायर लेवल पर जा रहे हो। तो उस केस में क्या चीज है, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है नेक्स्ट लेवल पर। क्योंकि ये पिरामिड किसका है? पिरामिड्स रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, उसके फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो नंबर को बताएगा कि लेवल पर क्या नंबर है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को। तो मैंने बोला था कि पिरामिड में मतलब जो आपकी फूड चेन है उसमें पोल्यूटेंट के फ्लो को इन्वर्टेड अगर शेप में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बायो मैग्निफिकेशन है। अगर मैं ये बोलता कि वो एंट्री को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तब होता है बायो एक्यूमुलेशन। वो उसकी लाइन थी कि इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आया ना बात? हाँ सर। ठीक है ना? चलिए, एक और मुझे आप बताइए आंसर। आपने नाइट्रोजन साइकिल तक पढ़ा था। नाइट्रोजन साइकिल में जो बैक्टीरिया है वो काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो आपकी यूजेबल नहीं है जब तक कि उसे फिक्स नहीं किया जाए उस फॉर्म में, या तो अमोनिया में, फर्दर नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, तब वो यूजेबल होगा, यूजेबल बाय प्रोड्यूसर। और फिर उसका फर्दर क्या होगा,
नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर और नाइट्रिफिकेशन होगा, तब क्या होगा, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको या तो फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है, या फिर उसका क्या चीज होगी, वो जब प्लांट उसे यूज करेगा तो डिकम्पोज होकर वो वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब एक बात बताइए, सपोज फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तो जिस टाइम पे आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में क्या चीज होती है आपकी, या तो अमोनिया होता है, या नाइट्राइट होता है, या नाइट्रेट होता है। मोस्टली अमोनिया होता है, क्योंकि नाइट्रेट क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है वाटर में, और वो क्या करेगा, लीचिंग कर जाएगा, बह जाएगा उधर से, ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। अमोनिया होता है उसमें ज्यादातर, नाइट्रो उस फॉर्म में होता है। तो अगर आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ठीक है, और राइजोबियम जो है वो आपका प्लांट के रूट के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशन में है, तो कुछ टाइम बाद में जो राइजोबियम है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा था प्लांट की रूट के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशन में। वो क्या करता था, फिक्स करता था नाइट्रोजन, वो प्लांट यूज करता था, प्लांट फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मैटर बनाता था, वो राइजोबियम यूज करता था, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, अगर आप उसको यूज करते हो तो राइजोबियम की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, या क्या चीज होगी। हाँ सर, समझ में आया। समझ आया ना, मतलब इफ यू आर यूजिंग अ फर्टिलाइजर, देन what will the impact on the symbiotic relation exists between the roots of the plant and rhizobium। सर शायद घटेगी। सर बढ़ेगा शायद, बढ़ेगा, इंक्रीज। घटेगा, अच्छा, और सर एट जब, डिक्रीज। हाँ जी, बढ़ेगा। बढ़ेगा, अच्छा, बाकी सब माय आंसर इज घटेगा। 4 लोगों ने बताया, कितने लोग हैं, 7 है ना। आप भी फटाफट से बता दो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलो टाइम ओवर करते हैं, चलो मैं बता दो क्या चीज है। देखिए, नेचुरल जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें राइजोबियम या कोई और बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं, वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कर रहा है, मतलब वो परफॉर्म कर रहा है फिक्सेशन करना, लेकिन उसका जो भोजन है वो कहाँ से मिल रहा है, सिम्बियोटिक रिलेशन के साथ में है वो प्लांट की रूट से। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, कोई और मतलब एक्शन परफॉर्म करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, वहां से उसे ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, ठीक है। अब प्लांट को चाहिए था फिक्स्ड नाइट्रोजन। फिक्स्ड नाइट्रोजन मतलब अमोनिया की फॉर्म में हो, या नाइट्राइट की फॉर्म में हो, या नाइट्रेट की फॉर्म में हो, वो आपको राइजोबियम या बाकी बैक्टीरिया अवेलेबल करा रहे थे, और वहां और भोजन उनको रिटर्न में मिल रहा था। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो फर्टिलाइजर में क्या चीज है, इंडस्ट्री के अंदर आपने ऑलरेडी नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बैक्टीरिया का था, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं। आपने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यू कन्वर्ट इट इनटू अ अमोनिया, और दैट अमोनिया इज बीइंग सप्लाइड टू अ प्लांट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब प्लांट को आपने ऑलरेडी फिक्स्ड नाइट्रोजन दे दिया है, ठीक है, तो जो काम राइजोबियम करता था वो आपका फर्टिलाइजर कर रहा है। तो अब रिटर्न में जो राइजोबियम जो है उसकी पॉपुलेशन को क्या चीज होगी, राइजोबियम की पॉपुलेशन जो सिम्बियोटिक रिलेशन में उसके साथ एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिम्बियोटिक रिलेशन में। तो जो बैक्टीरिया उसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में था, जो आप फर्टिलाइजर से आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो, तो राइजोबियम को उसके साथ जो सिम्बियोटिक रिलेशन है वो ब्रेक कर जाएगा, और राइजोबियम जो होगा उसको पॉपुलेशन जो होगी वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेगी। जैसे आप किसी का देखो, आपको मैंने उस दिन इंटरेक्शन बताया था इकोसिस्टम में, म्यूचुअलिज्म, ए बी को बेनिफिट कर रहा है, बी ए को कर रहा है। मान लीजिए सी कोई आ जाता है, सी ए को बेनिफिट करने लग जाए, तो ए बी को रिटर्न करेगा बेनिफिट, ए और बी का म्यूचुअलिज्म टूट जाएगा, क्योंकि ए को जो बेनिफिट है वो सी से मिलना शुरू हो गया। सो इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो राइजोबियम या बाकी जिनके साथ उसका म्यूचुअल इफेक्ट चल रहा है, म्यूचुअलिज्म चल रहा है, सिम्बियोटिक रिलेशन है, वो सिम्बियोटिक रिलेशन ब्रेक कर जाए, और जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है या उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। समझे बात को। हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फास्फोरस और सल्फर साइकिल। देखिए, फास्फोरस की साइकिल और जो सल्फर साइकिल है, ये दोनों साइकिल जो है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल कहलाई जाती है। सेकंड, ये दोनों साइकिल जो है आपकी इम्परफेक्ट साइकिल कहलाई जाती है, परफेक्ट नहीं कहलाई जाती, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है या साइकिलिंग हो रही है, वो किस तरीके से है, उसमें एक पॉइंट पर जो न्यूट्रिशन जो है वो रिजर्वायर में जाकर, मतलब सेडिमेंट्स में जाकर, उधर रिजर्वायर में जाकर क्या चीज होती है, वो साइकिल से बाहर हो जाता है एक तरीके से काफी टाइम के लिए।
तो इसको परफेक्ट साइकिल नहीं कहते। अगर ये मूव करता जाता है, जल्दी से जल्दी अपनी फॉर्म चेंज करता है, एटमॉस्फेयर से जमीन में, जमीन से ऑर्गेनिज्म में, ऐसे करके मूव करता जाएगा, तो उस साइकिल को क्या बोलेंगे आप? परफेक्ट साइकिल है। लेकिन जिसमें वो क्या करता है, किसी रिजर्वॉयर में जाके जमा हो जाता है, उस केस में क्या चीज होती है? वो साइकिल इम्परफेक्ट कहलाई जाती है। दूसरा, ये साइकिल जो है, इसको ये बोलते हैं सेडिमेंट्री, क्योंकि इसका जो रिजर्वॉयर है जहां से फास्फोरस और सल्फर अवेलेबल हो रहा है, वो आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, वो आपका क्या चीज है? सेडिमेंट्स है, वो आपका क्रस्ट है। जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, क्रस्ट हो गया, उसके नीचे मेंटल हो गया, फिर उसके बाद कोर होता है, ठीक है। तो जो फास्फोरस जो है वो आपका किस तरीके से अवेलेबल होता है? वो आपका फॉस्फेटिक फॉर्म में अवेलेबल होगा, फॉस्फेट रॉक्स में, जो आपके राजस्थान में अरावली उस साइड पे फॉस्फेटिक रॉक्स मिलती हैं जो, तो ये इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब ये फॉस्फोरस जो है आपकी ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन आपकी प्लांट की ग्रोथ और एनिमल की ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, सेम आपकी फॉस्फोरस भी जरूरत होती है उसकी। लेकिन ये फॉस्फोरस आपकी रॉक्स में है। अब जब तक ये रॉक्स का वेदरिंग नहीं होगी, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग तो किस तरीके से होती है? मैकेनिकल वेदरिंग आप भाई तोड़ दो, किस तरीके से आप कुल्हाड़ी है उससे भी तोड़ रहे हो, तो फिजिकल वेदरिंग है। पर केमिकल वेदरिंग होने से क्या है? फॉस्फेट रिलीज होता है उसमें से, और वो फॉस्फेट क्या होता है? वो आपका फॉस्फेट आपका यूज करते हैं प्लांट्स। समझे इस बात को आप लोग? हाँ सर। ठीक है। अभी ये फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फेटिक रॉक्स में है। अब जब तक ये उधर से वेदरिंग नहीं होगी, वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग मतलब होता है इन सीटू, उसी जगह पर टूटना, ठीक है। इरोजन मतलब होता है उसमें से हट जाना, और फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट होना, और ट्रांसपोर्ट होकर किसी और जगह पे जाएगा तो वो क्या होगा? डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? फॉस्फोरस जो हो गया आपका अर्थ क्रस्ट में है, फॉस्फेट की फॉर्म में। जब उसका वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, तो वो फॉस्फेट क्या चीज है? वो आपके जो फॉस्फेट्स है वो आपके दो तरीके से हो सकता है, या तो उसको प्लांट यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, या तो वो प्लांट यूज करना शुरू कर देगा, या फिर वेदरिंग होने के बाद क्या चीजें कोई रिवर में या उसमें फ्लो कर जाता है अगर वो, तो फिर क्या होगा? जाके किसी मतलब उसमें जाके डिपोजिट कर जाएगा नीचे समुद्र के अंदर, या किसी जगह पे से डिपोजिट कर जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद में जब जियोलॉजिकल मूवमेंट होगी, आपका किसी तरीके से अर्थक्वेक आएगा या कोई भी रीजन होगा, तो वो क्या चीज होगी? उसकी मूवमेंट होने के कारण वो फॉस्फोरस जो नीचे जम गया था, वो फॉस्फोरस वो दोबारा से वापस ऊपर आ जाएगा, और फिर उसका वेदरिंग और इरोजन होने के बाद में दोबारा से वो साइकिल में आ जाएगा। समझे बात को? ये हेलो देखो, ये आप मैप देखोगे, आप जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स है, उसको चाहिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है आपके रॉक्स में। अब ये रॉक्स की जब तक वेदरिंग नहीं होगी, तब तक ये क्या चीज होगी? ये फॉस्फोरस जो है फॉस्फेटिक रॉक्स में, जब तक ये वेदरिंग नहीं होगी तब तक ये फॉस्फोरस रिलीज नहीं होगा। और जब ये फॉस्फोरस रिलीज होगा, तो या तो वो प्लांट यूज करेंगे, ठीक है। जब उन्होंने प्लांट्स ने यूज कर लिया, अब ये प्लांट के पास आ गया फॉस्फोरस, प्लांट्स के बाद हो सकता है एनिमल में चला जाए, इस तरीके से होगा। और मान लीजिए जब इनका फिर डिकम्पोज हो जाएगा दोबारा से, तो दोबारा से क्या चीज हो जाएगी? वो डिकम्पोज होकर वो वापस जो है फिर दोबारा से रिलीज हो जाएगा वो। हाँ सर। समझ आ रहा है आप लोगों को ये बात? हाँ। हाँ सर। तो दो चीजें दो फॉर्म में है। एक तो आपका फॉस्फोरस जो है किस तरीके से रॉक्स में है, वो वेदरिंग होगी, उसे फिर वेदरिंग होने के बाद उसे प्लांट उसे यूज करेगा उस फॉर्म में। एक तो ये चीज होगी, फिर प्लांट डिकम्पोज करेगा, दोबारा प्लांट की डेथ होगी, फिर वो डिकम्पोज होंगे, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेगा, फिर दोबारा से फॉस्फोरस रिलीज होगा। एक तो फॉर्म ये है। दूसरा फॉर्म क्या चीज है? जब आपकी वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने के बाद में क्या चीज है? वो फॉस्फेट जो है आपका रिवर्स में और इसमें स्ट्रीम में चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। वो सोल्यूबल नहीं है अभी, इनसोल्यूबल फॉर्म में, पानी में नहीं घुल पा रहा है, वो जाके डिपोजिट होना शुरू हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डिपोजिट हो जाता है। जैसे रिवर से जब आती है कोई चीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे या नीचे जाके डिपोजिट हो गया, फिर वो जियोलॉजिकल मूवमेंट होगी, क्रिस्टल प्लेट जैसी ऊपर आएगी आपकी, ओशियनिक प्लेट एकदम से ऊपर आ गई, तो उसके बाद क्या चीज हो जाएगी? वो रॉक दोबारा से एक्सपोज हो जाएगी आपकी वेदरिंग और इरोजन के लिए, और फिर वापस क्या चीज हो जाएगी? वो फॉस्फेट आपका साइकिल में वापस मूव करना शुरू हो जाए। समझ रहे हो आप इस बात को आप लोग? हाँ सर। देखो, ये आपका सबसे पहले ये आपका हो गया रॉक हो गई, ठीक है, फॉस्फेट जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फॉस्फोरस एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है किस फॉर्म में? फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। फॉस्फेट का मतलब क्या चीज होती है? फॉस्फोरस प्लस में ऑक्सीजन का आयन्स होते हैं उसमें, मतलब केवल फॉस्फोरस नहीं होता, फॉस्फोरस प्लस में ऑक्सीजन होती है उसमें, ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, 4 एटम होते हैं, आयन्स, आयनिक फॉर्म होती है वो, ठीक है। अब ये क्या चीज होगी? यहाँ पे इसकी वेदरिंग होगी, ठीक है। अब वेदरिंग होने के बाद में क्या चीज है? ये फॉस्फेट है जो मिट्टी में वेदरिंग होके चूरा हो गया, ठीक है ना। जब कोई भी चीज वेदरिंग होती है, आपकी जो रॉक होती है 3 तरीके से होती है, या तो वो रॉक हो गई आपकी इग्नियस रॉक होती है जो आपकी मैग्मा से निकलती है, या फिर उसकी वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, कहीं पे जाके डिपोजिट होगा जाके। जब वो डिपोजिट होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है वो, ठीक है ना।
अब ये जो फॉस्फेट है आपकी मिट्टी में आ गई इस फॉस्फेट, ठीक है। या आपकी क्या करेगी, या पानी में ड्रेन कर जाएगी, ठीक है। जब ये मिट्टी में आएगी ये फॉस्फेट, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इसको प्लांट क्या करेगा, अपटेक करेगा इस फॉस्फोरस को अपनी ग्रोथ के लिए। मतलब आपकी इसमें एटमॉस्फेयर से नहीं आया। जैसे नाइट्रोजन के केस में क्या चीज थी, नाइट्रोजन को फिक्स करके आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉक की वेदरिंग हो रही है, और ये वेदर्ड रॉक जो है वो सॉइल में जब घुल जाती है, मिक्स कर जाती है, तो ये फॉस्फोरस जो है सॉइल में अवेलेबल होता है, जिसको क्या है आपका प्लांट जो है यूज कर, ठीक है ना। अब ये अगर मान लो प्लांट ने फॉस्फोरस यूज कर लिया, अब ये प्लांट जो है को एनिमल ने खाया, और उस एनिमल को जिसने खाया और ये प्लांट जो है दोनों की डेथ हो गई। डिकम्पोजर ने इसको वर्क किया, ठीक है ना। जो फॉस्फोरस एनिमल की और प्लांट की बॉडी में था, जैसे डिकम्पोजर उस पर वर्क करेगा तो वापस ये फॉस्फेट रिलीज कर जाएगा उसमें से दोबारा से। समझिए बात को। हाँ सर हाँ। एक तो रॉक्स में रॉक का क्या हुआ, वेदरिंग हुई, उसके बाद इरोजन हुआ। वेदरिंग का मतलब उसी जगह टूटना, इरोजन का मतलब टूट के अलग हो जाना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होना पानी से या किसी जैसे जाके डिपोजिट हो गया, सॉइल के अंदर मिक्स हो गया। सॉइल ऐसी डेवलप होती है, सॉइल में जब न्यूट्रिएंट कैसे आते हैं, इस तरीके से न्यूट्रिएंट आते हैं। अब ये सॉइल को क्या है, प्लांट यूज कर रहा है, प्लांट ने इस न्यूट्रिएंट को यूज किया, सेम न्यूट्रिएंट जो है आगे जाके कोई और एनिमल जिसने प्लांट को खाया उसमें ट्रांसफर हो गया, दोनों की डेथ हुई। उसमें केस क्या हुआ आपका, ये डिके होने के बाद डिकम्पोजर का काम है इस ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर हो गया प्लांट एनिमल, इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, और इसको फिर जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको वापस रिलीज करेगा। जैसे नाइट्रोजन होगा तो उसे रिलीज करेगा, कार्बन होगा तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन है तो उसको आपने किस तरीके से किया था, डिकम्पोज होकर वापस अमोनिया बन जाता है वो। सेम इस केस में वापस जो है फॉस्फोरस रिलीज होकर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सॉइल में दोबारा से आ गया तो वो दोबारा यूज भी हो सकता है, और ये लीच भी कर सकता है। लीच मतलब उसमें से मतलब क्या चीज होती है, एक तरीके से ड्रेन कर सकता है, उसमें से बह सकता है जाके मिट्टी में से, उसमें से फॉस्फेट जो है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो सॉइल में से लीच कर जाए, या आपकी जो रॉक्स में से वेदरिंग हुई थी वो आपके नदी या नाले में से करके बह जाएगा। दोनों केस हो सकता है, या तो सॉइल में से फॉस्फेट रिलीज हो जाए, या इधर से लीक कर जाए, उधर से जो आपका वेदर्ड होकर जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां से हो गया, वो जाके आपके ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ या नीचे जाके जमा हो जाएंगे। अब ये उधर जाके डिपोजिट होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे डिपोजिट हो गए। जैसे आपका कार्बन साइकिल में था कि कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिपोजिट होता जा रहा है, फिर कुछ टाइम बाद में या तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है उसको वापस आके क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट होने के कारण वो वापस ऊपर आता है, फिर उसकी वेदरिंग हो जाती है। सेम इस केस में आपका फॉस्फेट क्या है, एटमॉस्फेयर में इसकी साइकिलिंग है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो रॉक है, सेडिमेंट्स जमा हो गए नीचे, जैसी क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट होगी, चाहे वो अर्थक्वेक के कारण हो या टेक्टोनिक मूवमेंट किसी भी रीजन से हो सकती है, तो उस केस में क्या चीज होगी, ये जो होगा आपका और जो मैटर होगा फॉस्फेटिक जो सेडिमेंट्स नीचे जमा हो गए ये वापस ऊपर आएंगे, फिर इसकी वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, डिपोजिट होगा, फिर ये दोबारा से साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो ये क्या है, इसमें रिजर्वायर जो है या तो क्रिस्टल प्लेट पे नीचे जमा हो जाते हैं या रॉक्स में जिस तरीके से जमा हो जाते हैं, तो इसकी साइकिल जो है इसीलिए इम्परफेक्ट कहलाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसका सोर्स ऑफ फॉस्फोरस जो है, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, जहां से आता है इसका एटमॉस्फेयर नहीं है। ये फिर प्लांट्स यूज करेगा, डेथ होने के बाद फॉस्फेट रिलीज हो गया, वापस यूज हो सकता है, या लीच करके ये क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा और ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। फिर जाके लास्ट में हो सकता है ओशियन में जाके डिपोजिट कर जाए, या किसी और जगह पे रॉक बन जाए फिर उसको वेदर्ड कर जाए, ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो आपकी किस तरीके से, कोई भी रॉक हुई सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, जमा हो गई, कुछ दिन बाद में उसमें मेटामॉर्फाइज रिएक्शन होता है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ सर समझा। ठीक है। हाँ इसमें हाँ देखिए, कार्बन का नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, वहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आती है, नाइट्रोजन में आपकी नाइट्रोजन की फॉर्म में आती है, फिक्सेशन के बिना यूज नहीं हो सकती। फॉस्फोरस में आपकी रॉक्स में होती है फॉस्फोरस, और वो फॉस्फेट की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो जो आपके फर्टिलाइजर भी बनते हैं उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, वो भी फॉस्फेट के रूप में आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर के जो ये न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसे एज अ फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हो, सॉइल में आप मिक्स करते हो। तो जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में उसमें अमोनिया होता है, इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट की फॉर्म में आप
फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका रिजर्वायर होता है रॉक हो गई, जैसी वेदरिंग इरोजन होता है तो हो सकता है कुछ दिन बाद में वो सेडिमेंट्स क्या हो जाए, मेटामॉर्फाइज होकर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो जाए, फिर दोबारा वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। तो फिर कैसे रिलीज होगा, फिर आपका उसका वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। समझे इस बात को? मूव करूं मैं सल्फर साइकिल पर? हाँ सर। ओके सर। देखिए सल्फर साइकिल में क्या चीज है, आपने फास्फोरस की साइकिल देखी होगी, तो उसमें कहीं से भी एटमॉस्फेयर, किसी भी एटमॉस्फेयर उसमें किसी भी फेज में नहीं आया, ठीक है ना। जब उसकी फॉस्फेट की मूवमेंट हो रही थी रॉक से प्लांट में, प्लांट से रिवर में, ऐसे करके जो भी मूवमेंट थी उसमें या तो आपकी सॉइल आ रहा था या वाटर आ रहा था, ठीक है। रॉक से इस तरीके से मूवमेंट थी, एटमॉस्फेयर की नहीं थी। लेकिन सल्फर के केस में आपका थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सल्फर क्या चीज है, आप जो फ्यूल यूज करते हो फॉसिल फ्यूल, उसके अंदर भी सल्फर होता है, ठीक है ना। तो जैसे ट्रांसपोर्ट के टाइम पर या जो भी आपका फ्यूल बर्न होता है, कंबशन होता है उसका, तो उसमें से क्या चीज है, आपकी कार्बन भी निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा है, पार्टिकुलेट मैटर भी निकल रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में निकल रहे हैं, सल्फर जो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, ठीक है। तो जब आप कोई भी मतलब व्हीकल चल रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें जो ये बर्न होता है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज हो रहा है, कोयला बर्न करते हो आप फर्नेस में, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको पानी पे भेजते हो, पानी से स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम से आप टरबाइन पे छोड़ते हो इस स्टीम को, तो और आगे जनरेटर कनेक्ट होता है उसमें। तो सल्फर वाले केस में क्या चीज है, आपकी तीन आती है। रिजर्वायर तो आपका इसका मेनली रॉक है, रॉक में रिजर्व मतलब वहां पे सल्फर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सल्फेट की फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा जो सल्फर है, इसमें एटमॉस्फेयर भी इसमें उसमें आता है, मतलब पिक्चर में आता है, जहां पर सल्फर जो है या तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है या हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। जब मतलब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो आप उसे बोलते हो ऑक्सीडाइज्ड होना, जब आप उसका ऑक्सीजन हटता है तो उसे बोलते हो रिड्यूस्ड होना, ये याद रखना, ठीक है। तो सल्फर साइकिल में किस तरीके से है, जो सल्फर है वो आपका तो सॉइल में है या सेडिमेंट्स में है, ठीक है। अगर ये सल्फर हो सकता है कोयले के ऑयल के रूप में भी हो सकता है, कोयले में भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा सल्फर भी है उसमें, ठीक है। तो एक तो इसका रिजर्वायर किस तरीके से हो गया, कोयले में, ऑयल में हो गया। इसके अलावा सल्फर की चट्टान है, जहां पे चट्टानों में भी सल्फर है। तो दो तरीके से हो गया आपका, एक तो फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर भी सल्फर है, और आपकी चट्टान है उसमें भी सल्फर है। अब वही आप देख लो, अगर फॉसिल फ्यूल में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रिलीज हो रहा था, फॉसिल फ्यूल को आप माइन करते थे और उसे फिर बर्न करते हो, तो जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तब वो क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। सेम इसमें यही है, जब आप फॉसिल फ्यूल से के फॉर्म में सल्फर निकालते हो तो क्या है, आपका कोयला या ऑयल बर्न होगा, या तो थर्मल पावर प्लांट में होगा या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन में होगा। तब ये बर्न होगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। और अगर आपका रॉक से सल्फर कैस्पोर्टेशन डिपोजिट होगा, तो दो सोर्स हो गए, एक तो आपका फॉसिल फ्यूल सोर्स है, वहां से आप माइन करोगे और उसे बर्न करोगे, और दूसरा है आपका रॉक्स हो गई, रॉक में या तो सल्फेट के रूप में होगा, सल्फाइड के रूप में होगा, इस तरीके से होगा। तो उसमें कैसे सल्फर अवेलेबल होगी, वो साइकिल में कैसे आएगी, जब तक उसका वेदरिंग और इरोजन नहीं होगा, ठीक है। यहां तक समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। समझ आया ना। तो सल्फर जो है आपका, या तो क्या कर सकते हो आप, रॉक से ले सकते हो सल्फर, वहां से वेदरिंग और इरोजन से होगा, या फिर आप फॉसिल फ्यूल से ले सकते हो। फॉसिल फ्यूल से जो क्या क्या होगा, सल्फर साइकिलिंग में कैसे होगा, जब आप उसे कंबशन करोगे, ठीक है। तीसरा सल्फर है जो आपका वॉल्केनो निकलता है, जमीन से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, जमीन के अंदर जो रॉक है उसमें भी सल्फर है। तो जब वो मैग्मा निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस टाइम पे भी सल्फर रिलीज होता है। तो आपके फॉर्म किस तरीके से हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन से हो सकता है, आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर दो, या फिर आप किस तरीके से करो, वेदरिंग या इरोजन जो गया, जो नेचुरल प्रोसेस है, जो डिपॉजिट हुआ है आपका रॉक्स में, वहां से भी सल्फर रिलीज हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर में सल्फर है वो दो फॉर्म में है। जैसे आपने गाड़ियां जो बर्न हुई, गाड़ियों से फ्यूल बर्न हुआ, वो या तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में या हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब उसमें हाइड्रोजन और सल्फर है, क्योंकि आपके फॉसिल फ्यूल में सल्फर है, आपके फॉसिल फ्यूल में कार्बन है, आपके फॉसिल फ्यूल में हाइड्रोजन भी है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल है क्या, ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो प्लांट से स्टार्ट हुआ, एनिमल में हुआ, जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो था C6H12O6। तो ये सारे जो प्लांट में आपके सल्फर भी आया ग्रोथ के टाइम पे, नाइट्रोजन भी आया ग्रोथ के टाइम पर, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। अब जब आप फ्यूल बर्न कर रहे हो तो हाइड्रोजन और सल्फर की फॉर्म मतलब कंपाउंड के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रिलीज होगा, गैसियस फॉर्म में।
सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होगा, वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। जब आप फ्यूल बर्न करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब एटमॉस्फेयर में आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में आपके हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, हाइड्रोजन हटा देगी अपने, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो फर्दर क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई एटमॉस्फेयर में। तो अब जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर की सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी डायरेक्ट भी, ये क्या करेगी, अपने को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी। कैसे, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझे बात को? Yes, sir. ठीक है ना। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गई, जैसे नाइट्रोजन जब पहुंचती है तो नाइट्रोजन क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फ्यूरिक सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड में हो गई, जो सल्फर डाइऑक्साइड से। अब जब आपकी नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वापस किस तरीके से नीचे फॉल होती है आपकी एसिड रेन के रूप में। ठीक है ना। तो ये साइकिल जो है आपकी, फॉसिल फ्यूल में जो सल्फर था वो बर्न हुआ, वो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड में गया, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये सारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर एसिड रेन के रूप में वापस फॉल हो जाता है। हाँ सर। समझ आया आप लोगों को ये बात? ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो गया, जो सल्फर हो गया वो आपका रॉक्स में है। रॉक्स का क्या होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, हवा से हो चाहे पानी से हो ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट होगा, सॉइल के अंदर मिक्स होगा, वो प्लांट उसे क्या करेगा, उसे अपटेक करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, उसको भी सल्फर मिल गया। अब ये जो सल्फर है प्लांट में आगे ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा जब बैक्टीरिया, फिर वापस दोबारा से वो सल्फर सॉइल में आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो उसमें भी ऐसे मूव करता रहेगा वो सल्फर। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है सर थोड़ा रिपीट करो सर फिर से। अच्छा, देखो एक तो समझे बात को,